अब जो हमारे हम बैलेंस डाइट में जितने सारे न्यूट्रिएंट्स या जो सारे सब्सटेंस कंज्यूम कर रहे थे, जिसमें से हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डिटेल देख ली कि वो कैसे ब्रेक हो रहा है, कैसे हमको एनर्जी दे रहा है। अब दूसरे न्यूट्रिएंट पे आ जाते हैं जो है प्रोटीन। अब प्रोटीन हमारा मैक्रोमोलिक्यूल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज मैक्रोमोलिक्यूल। अब प्रोटीन हमको कैसे एनर्जी देता है या प्रोटीन का हमारे बॉडी में क्या रोल है, हम वो देखते हैं। 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी हमको मिलती है थ्रू पर ग्राम ऑफ प्रोटीन से। अब प्रोटीन जो हम कंज्यूम कर रहे हैं हमारे फूड में, वो ब्रेक डाउन होके बनाता है अमाइनो एसिड्स। अब ये अमाइनो एसिड जो हमारे फूड में या हमारे बॉडी में जो ब्रेक होके थ्रू प्रोटीन से बना है, उसका क्या रोल है या वो कैसे एनर्जी देता है, ये हमारे हर बॉडी पार्ट्स में मोस्टली प्रेजेंट है। अमाइनो एसिड वो कैसे प्रेजेंट है? अब बॉडी पार्ट्स में ट्रैवल करने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो है नहीं, तो ये अमाइनो एसिड्स ट्रैवल करते हैं वाया ब्लड। मतलब ये ब्लड के थ्रू जो जो ऑर्गन या जो जो ऑर्गन सिस्टम को नेसेसरी है प्रोटीन्स, वहाँ तक ये डिलीवर होते हैं। उसके बाद हर बॉडी पार्ट्स या हर ऑर्गन सिस्टम जिसको जैसे रिक्वायरमेंट है वो वैसे कंज्यूम करता है अपनी बॉडी में, और अपने नेसेसिटी के हिसाब से वो न्यूट्रिएंट्स या कंपोनेंट्स फॉर्म करता है। अब हर बॉडी पार्ट्स में अमाइनो एसिड का अलग रोल है, वो हम देखेंगे कि कौन से बॉडी पार्ट्स में क्या रोल प्ले करता है अमाइनो एसिड्स। अब हमारे हर सेल्स और हर बॉडी पार्ट्स में ये अमाइनो एसिड्स ट्रैवल तो हो गया, अब वो क्या क्या कंपोनेंट्स या क्या क्या चीज़ें बनाता है, कैसे प्रोटीन्स हेल्प कर रहा है। सबसे पहले अमाइनो एसिड फॉर्म होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में, जिसको हम हमारी मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोटीन का क्या रोल है? ये बहुत सारे जो हमारे हॉर्मोन्स सिक्रेट हो रहे हैं थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वो सारे प्रोटीनिशियस इन नेचर है, वो सारे हॉर्मोन्स प्रोटीन से बने हैं। सेम वे हमारे बोन्स में भी प्रेजेंट है, वो प्रोटीन का नाम है ओसिन। हमारे बोन्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो प्रोटीन है ओसिन। हम यूजुअली सुनते होंगे या बोलते होंगे कि प्रोटीन वाली चीज़ें खा, हमारे हड्डियों में ताकत आएगी। वो हमारे हड्डियों में जो ताकत आएगी या जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन का नाम है ओसिन। ऐसे ही हमारे मसल्स में भी प्रोटीन प्रेजेंट है। अब मसल्स वाले प्रोटीन का नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। सेम वे हमारे स्किन में जो हमारे स्किन का पिगमेंटेशन है या स्किन का हमारा टोन है, कोई कोई बहुत फेयर है, कोई कोई थोड़ा विटिश है, या कोई कोई थोड़ा सांवला है, या कोई कोई थोड़ा ज़्यादा डार्क कॉम्प्लेक्शन, ये सारे जो पिगमेंटेशन, ये सारे जो कॉम्प्लेक्शन आते हैं वो थ्रू प्रोटीन की वजह से भी होते हैं। इसमें कुछ रोल प्रोटीन का भी होता है। अब वो प्रोटीन स्किन में कौन से फॉर्म में प्रेजेंट है? वो है मेलानिन। सेम वे हमारे पेनक्रियाज में भी प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो जो इंसुलिन है, सब लोग फैमिलियर है ये टर्म से, वो है इंसुलिन, वो भी प्रोटीनिशियस इन नेचर है। और एक ट्रिप्सिन नाम का प्रोटीन, वो भी हमारे पेनक्रियाज से ही रिलीज होता है, वो भी एक तरह का प्रोटीन है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर रोल होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारे ब्लड में भी प्रोटीन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, तो वो हमारे ब्लड में किस फॉर्म में प्रेजेंट है? दैट इज हीमोग्लोबिन। हम सब अवेयर है ये टर्म से, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में। वो हीमोग्लोबिन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। और एंटीबॉडीज जो हमारे बॉडी में फॉर्म होती है, जो लड़ती है, जो फाइट करती है अगेंस्ट एंटीजन से, वो एंटीबॉडीज भी प्रोटीनिशियस इन नेचर है। अभी तक हमने देखा कि हमको कार्बोहाइड्रेट से कैसे एनर्जी मिल रही है और प्रोटीन का हमारे बॉडी पार्ट्स में क्या क्या रोल है और वो कैसे हेल्प कर रहे हैं। वैसे ही एक कंपोनेंट आता है फैटी एसिड्स, जो हम कंज्यूम करते हैं थ्रू फूड। अब फैटी एसिड्स कंज्यूम करने के बाद क्या फॉर्म होता है? जो केमिकल बॉन्ड है बिटवीन फैटी एसिड्स और अल्कोहल, वो बनाता है एक सब्सटेंस, उसको बोलते हैं हम लिपिड्स।
अब लिपिड्स भी हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट वो कैसे प्रोवाइड करता है और क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले हमको 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलती है थ्रू पर ग्राम ऑफ लिपिड्स। पर ग्राम से हमको 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी मिल रही है। अब लिपिड्स वो भी ट्रांसफ़र होता है हमारे हर बॉडी पार्ट्स में और हर सेल में, जिसको जितनी ज़रूरत होती है, जो सेल्स को या जो ऑर्गन्स को, वो उतना कंज्यूम करके वैसे हमारा कंपोनेंट बनाता है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारे सेल का जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, वो फैटी एसिड इन नेचर है, वो थ्रू फैटी एसिड्स और लिपिड्स की मदद से ही बनता है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन्स जो है वो सारे बनते हैं थ्रू फैटी एसिड्स और लिपिड्स की मदद से ही, जिसकी वजह से हमारी बॉडी फंक्शन होती है और वर्क करती है। हमारे बॉडी का एक एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट विटामिन्स भी है, जिसमें से 6 टाइप के मेन विटामिन्स है, A, B, C, D, E एंड K। ये सारे जो 6 टाइप के विटामिन्स हैं, इनका मेजर रोल होता है हमारे बॉडी पार्ट्स में। A, B, D और K जो विटामिन है, ये सारे हैं फैट सॉल्यूबल। मतलब ये किस में सॉल्यूबल है या किस में जाके घुलेंगे मिलेंगे, वो है फैट सॉल्यूबल। कौन कौन से? A, D, E एंड K। बचे हुए जो 2 विटामिन हैं, ये है वाटर सॉल्यूबल। हमको विटामिन्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा ही स्टडी करना है कि वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और हर एक विटामिन्स का अपना इम्पोर्टेंस होता है। अपनी अगर उनकी कुछ डेफिशिएंसी हो गई या उनकी कुछ कमी हो गई, तो हर एक की कुछ ना कुछ बीमारी है, जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे आगे के स्टैंडर्ड में। यहाँ पे सिर्फ आपको दिया हुआ है कौन से 6 टाइप के मेन विटामिन्स है और कौन से विटामिन्स किस में सॉल्यूबल है और कौन से विटामिन्स वाटर सॉल्यूबल है। सिर्फ इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इतना आपको याद रखना है। अभी तक हम स्टार्ट से स्टडी किए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, ये सारे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है और हमको ये कैसे एनर्जी दे रहे हैं और इनका क्या रोल है हमारे बॉडी में या एनर्जी प्रोड्यूस करने में। अब एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है या इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हम बोल सकते हैं, वो है वाटर। क्योंकि हमारी बॉडी 65% to 70% वाटर से बनी है, जिसमें हमारे बॉडी के हर एक सेल का जो मेम्ब्रेन है, जिसमें 70% वाटर कंज्यूम हो रहा है। अब हमारा ब्लड प्लाज्मा जो है वो भी फॉर्म हुआ है 90% वाटर से। दैट मीन्स वाटर इज़ वेरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर दिस सर्वाइवल, या फिर इनके कंपोनेंट फॉर्म होने के लिए वाटर बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। सिर्फ हमको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स ही नहीं नेसेसरी है, वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट अवर डाइट। हमको इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी कंज्यूम करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी वेल मेंटेन्ड रहे। सेल डिवीज़न एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जिसकी वजह से ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। एक सेल डिवाइड होके और दूसरा सेल बनाएगा, तभी आगे की जनरेशन या आगे के लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यू होंगे ग्रो होना फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। अब सेल डिवीज़न भी 2 टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मेयोसिस। अब माइटोसिस सेल डिवीज़न अकर होता है हमारे सोमैटिक सेल्स में, या फिर हम उसको बोल सकते हैं स्टेम सेल्स भी। अब सोमैटिक सेल या स्टेम सेल कौन से टाइप के सेल होते हैं? मतलब अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल, जो रिप्रोडक्शन में सेल इन्वॉल्व है या जो भी काम आते हैं, उनको छोड़ के हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, हम वो सबको मिला के बोलते हैं सोमैटिक सेल। अब जर्म सेल्स दूसरे सेल्स होते हैं, जिसको हम एक और नाम दे सकते हैं, वो है रिप्रोडक्टिव सेल। अब सोमैटिक सेल में कौन सा डिवीजन हो रहा है? वो है माइटोसिस। और जर्म सेल्स में कौन सा डिवीजन हो रहा है? वो है मेयोसिस। अब सेल डिवीजन वाला पार्ट हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डिटेल में देखेंगे हमारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर।
अब क्रोमोसोम भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के क्रोमोसोम? एक होता है ऑटोसोम, जिसमें इन्वॉल्व है या जिसमें टोटल हमारे बॉडी में टोटल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, जिसमें से 22 पेयर को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, और जो 23rd पेयर है, जो दो बच गए हैं, वो है हमारे सेक्स क्रोमोसोम, जो हमको सेक्सुअल जेंडर या कोई भी मेल फीमेल क्या जेंडर होगा आने वाले बेबी का, उसमें इन्वॉल्व होते हैं या वो उनका रोल तब आता है। और बाकी जो 22 पेयर्स हमारे प्रेजेंट है उनको बोलते हैं हम ऑटोसोम्स। ये टुगेदर मिला के हमारे होते हैं टोटल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम क्या है? एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है और हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। अब थ्रेड या फिर क्रोमोसोम का एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें से ये जो दो स्ट्रैंड जैसे दिख रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं, जो एकदम यूनिफॉर्म रहते हैं, एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। अब ये जो एक स्ट्रैंड है या एक आर्म जो गया हुआ है, इसको हम बोलेंगे पी आर्म। जहाँ पे सेंटर पे ये मीट हो रहे हैं उसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। और ये जो दूसरा वाला आर्म है इसको हम बोलेंगे क्यू आर्म। और ये जो हमारा नीचे है ये हमारा डीएनए मॉलिक्यूल। ये आपका टुगेदर फॉर्म होता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। अब हम आगे देखेंगे ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर या क्रोमोसोम का क्या इम्पोर्टेंस है और क्या नीड है सेल डिवीजन में, या कैसे हमारा सेल डिवीजन सोमैटिक सेल में होता है और कैसे हमारा सेल डिवीजन जर्म सेल में होता है, वन बाय वन डिटेल में। सोमैटिक सेल्स और जो स्टेम सेल्स हैं हमारे बॉडी में, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के जितने भी सेल्स हैं वो सब डिवाइड होते हैं थ्रू माइटोसिस। अब माइटोसिस भी दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेंगे हम। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। अब जो कैरियोकाइनेसिस या जिसको हम न्यूक्लियर डिवीजन भी बोलते हैं, ये फर्दर कंप्लीट होता है और 4 स्टेप में, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अब हर एक स्टेप कितना देर तक लास्ट करता है, कितना देर तक वो रहता है और कैसे लास्ट में हमारा सेल डिवाइड होके 2 पार्ट में बनता है, वो हम एक स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे आगे पार्ट में। प्रोफेज हमारा जो फर्स्ट स्टेप है माइटोसिस का, इस फेज में क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम जैसा स्ट्रक्चर दिखने वाला है वो कंडेंस हो जाता है, मतलब वो कंडेंस होके ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। और जितने भी हमारे ये जो एंड में जो सेंट्रियोल्स है, जो यहाँ पे हमारा सेंट्रोमियर है, ये ऐसे स्प्लिट होके डिवाइड होके 2 सेंटर पे चला जाता है। मतलब यहाँ आपका आ गया सेंट्रियोल, ये भी आपका हो गया सेंट्रियोल। और जो हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब जब न्यूक्लियस ये डिसअपियर होने लगता है, मतलब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो हमारे प्रोफेज में डिसअपियर होने लगता है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन चला जाएगा, तो ये चला गया तो पूरी उसकी कवरिंग, तो न्यूक्लियस हमको क्लियरली विजिबल होता है। और जो हमारा क्रोमैटिन, जो हमारा ऐसे थिन सिस्टर क्रोमैटिड था, वो कंडेंस होके स्पिंडल फाइबर बनाता है। और जो ये सेंट्रोमियर था ये डिवाइड होके 2 पोल की तरफ चले जाता है, साउथ और नॉर्थ, और वो फॉर्म होता है सेंट्रियोल।
अब वो प्रो फेज में जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगा था, अब वो नेक्स्ट फेज में आ गया है, वो है मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा और एक प्रोटीनिशियस पार्टिकल या प्रोटीनिशियस सब्सटेंस डेवलप होगा, जिसका हम नाम देंगे या जिसका ऑलरेडी नाम है स्पिंडल फाइबर। ये फॉर्म होता है हमारे मेटाफेज स्टेज में। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुका है और जो सेंट्रियोल है वो क्लियरली विजिबल होने लगे हैं दोनों पोल पे। और जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड थे वो अरेंज हो चुके हैं इक्वेटोरियल प्लेन में। अब ये हमारा सिनारियो है मेटाफेज स्टेज का। अब इसके आगे वो नेक्स्ट फेज में पार्टिसिपेट करेगा, वो है एनाफेज। अब हमारा सेल डिवीजन जो पार्टिसिपेट करने वाला है या पहुंचने वाला है थर्ड स्टेज में, वो है एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में क्या होता है, जो हमारे इक्वेटोरियल प्लेन में सारे कंपोनेंट्स या सब्सटेंस अलाइन हो गए थे, यहाँ पे जो हमारा ये जो स्पिंडल फाइबर है ये और जो सेंट्रोमियर है वो इलोंगेट होके सेपरेट होने लगा है। ऐसा एक दूसरे से ऑलरेडी सिस्टर क्रोमैटिड दूर होने लगे और सेंट्रोमियर दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है। और यहाँ पे ये काइंड ऑफ थोड़े बंच ऑफ बनाना जैसे विजिबल होते हैं हमारे क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, इसलिए ये फेज एनाफेज। और यहाँ पे इतना ही काम होता है। अब ये जो फर्दर थोड़ा सा डिवीजन बचा हुआ है वो हमारे फोर्थ स्टेज में कंप्लीट होगा, वो है टीलोफेज। टीलोफेज में जो थोड़े से दूर दूर आ गए थे, अब ये यहाँ पे कंप्लीटली सेपरेट हो जाते हैं ऑलरेडी। मतलब यहाँ पे हमारा जो ये एक सेल था वो डिवाइड होके दो सेल बना चुका है। ये आपका कंप्लीट सेल डिवीजन जो 4 फेज में कंप्लीट हुआ। सबसे पहला प्रोफेज जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगे थे, सेकंड मेटाफेज जिसमें कंप्लीटली डिसअपियर हो गए और स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुआ, थर्ड यहाँ पे आपका जो क्रोमैटिड है वो एक दूसरे से दूर जाने लगा, सेंट्रोमियर दो पार्ट में डिवाइड हो गए। अब फोर्थ में जो थोड़े बहुत अटैचमेंट्स थे वो यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड होके दो अलग अलग सेल फॉर्म कर दिए। यहाँ पे आपका जो एक सेल था वो दो सेल में डिवाइड होके सेल डिवीजन वाला पार्ट कंप्लीट करता है और ऐसे होता है आपका सेल डिवीजन। हमने इसके पहले जो 4 फेज में कंप्लीट हुआ हमारा सेल डिवीजन वो था हमारे कैरियोकाइनेसिस का पार्ट। अब हम आ जाते हैं साइटोकाइनेसिस पे। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म के डिवीजन में हमारा सेल दो सेल में डिवाइड होता है और बनाता है 2 डॉटर सेल्स। अब ये डिवाइड होने के लिए इसमें एक हेल्प लगती है नॉच की। एक नॉच यहाँ पे फॉर्म होता है और ये जो ग्रेजुअली धीरे धीरे ये पूरा सेपरेट होके अलग हो जाता है और हमारे 2 डॉटर सेल अलग फॉर्म हो जाते हैं, वो होते हैं हमारे 2 डॉटर सेल। और प्लांट्स में नॉच फॉर्म नहीं होता है, एक सेल प्लेट फॉर्म होता है इनके बीच में और वो सेल प्लेट ग्रेजुअली धीरे धीरे डिपेंस होके सेपरेट होके पूरा अलग होके चला जाता है और हमारे 2 सेल अलग डिवाइड हो जाते हैं और वो हमारे सेल डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस में। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है सेल डिवीजन का, वो है मियोसिस। मियोसिस होता है रिप्रोडक्टिव सेल में या फिर इसको हम बोलते हैं जर्म सेल्स भी। मतलब ऐसे सेल्स जिनका इन्वॉल्वमेंट है रिप्रोडक्शन से, उसमें परफॉर्म होता है मियोसिस। मियोसिस 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सबसे पहले हम देखेंगे मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होता है, एक स्पेशल चीज़ होती है या जिसको हम बोलते हैं स्पेशल फीचर है मियोसिस 1 का, वो है रिकॉम्बिनेशन या और एक वर्ड हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर ऑफ जीन्स। जिसमें क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स हो रहा है, मतलब जो मदर और फादर के जीन्स है वो कंबाइन होके क्रॉस होके एक नई क्वालिटी या नया फीचर जो रिकॉम्बिनेशन एक और एक कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर, जिसमें हम इनहेरिट करते हैं हमारे पेरेंट्स से उनके कुछ फीचर्स जीन्स के थ्रू। ये एक स्पेशलिटी है, ये एक स्पेशल फीचर है, वो होता है मियोसिस 1 में। अब मियोसिस 2 क्या होता है? मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस। इसमें भी अगेन सेम डिवीजन होगा, सेम 4 स्टेज फॉलो होंगे।
जो है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। वापस मेयोसिस 2 में जो हमारा सेल आएगा वो पहले प्रोफेज से गो थ्रू करेगा, जहाँ पे हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगे। फिर वो मेटाफेज में आएगा जहाँ पे वो स्पिंडल फाइबर बनाएगा। एनाफेज में आएगा हमारा सेंट्रोमियर दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होके दो पोल्स की तरफ चला जाएगा और इक्वेटोरियल प्लेन में बाकी सब स्पिंडल फाइबर लाई करने लगेंगे। और टीलोफेज में वो कंप्लीटली डिसअपियर होके दो अलग अलग सेल फॉर्म हो जाएंगे। इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा मियोसिस स्टेज 1। और स्टेज 2 में, स्टेज 1 में एक स्पेशल फीचर है, वो है रिकॉम्बिनेशन का, और स्टेज 2 एग्जैक्टली सेम है माइटोसिस जैसा।